एजुकेशनल हब इज़ बैक विद दी अनदर टॉपिक। आज हम अकाउंटेबिलिटी एंड कॉन्टीन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक की हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे और इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पीडीएफ जो है शेयर किया है, उसको लिंक को ओपन करके आप इसका जो पीडीएफ है डाउनलोड करके भी स्टडी कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। देखते हैं क्या है। सबसे पहले मैंने इसमें एक पिक्चर डिस्क्राइब करने को बोला है, जिसमें आप इजीली रिलेट कर पाएंगे इस अकाउंटेबिलिटी टॉपिक को। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो कुछ लोग हैं वो एक दूसरे की तरफ उंगली उठा रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो इससे हम देख सकते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कहीं पर भी जब हम कोई काम करते हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है उस काम के लिए, अकाउंटेबल है, आंसरेबल है या रिस्पॉन्सिबल है, तो हम एक दूसरे की तरफ पॉइंट आउट करते हैं अगर हमको नहीं पता होता कि कौन उस मेन ग्रुप का लीडर है या किसने उस काम को परफॉर्म किया है। तो उसको हम रिलेट कर सकते हैं अकाउंटेबिलिटी के साथ। एंड व्हाट इज़ अकाउंटेबिलिटी? अकाउंटेबिलिटी हम तब बोल सकते हैं जब कोई एक इंडिविजुअल या कोई भी डिपार्टमेंट जब किसी भी परफॉर्मेंस को या कोई एक्शन जब परफॉर्म करता है और उसके बेसिस पे वो जो एक्सपीरियंस करता है उसके जो रिज़ल्ट के बेसिस पे उसको जो भी एक्शन के बेसिस जो एक्शन उसने परफॉर्म किया उसके बेसिस पे जो उसको रिज़ल्ट मिल रहा है, या इसको कहा जा सकता है कि ऑब्लिगेशन और विलिंगनेस। मतलब कि ऑब्लिगेशन मतलब एक ऐसी स्टेट जहाँ पर आप बाउंड हो किसी काम को करने के लिए, या आपकी विलिंगनेस है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप निभा रहे हो अपने खुद के एक्शंस के लिए, तो उस स्टेट को हम अकाउंटेबिलिटी बोल सकते हैं। और अकाउंटेबिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी सोसाइटी के लिए। इसके बिना बहुत मुश्किल होता है एक ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी कह लो कि किसी भी पर्सन को या ऑर्गेनाइजेशन को ज़िम्मेवार ठहराना, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन ऑनरशिप लेगा उस ग्रुप में या उस ऑर्गेनाइजेशन में उनके एक्शंस के लिए। सो बिकॉज दे बिलीव दे विल नॉट फेस एनी कॉन्सिक्वेंस, तो कोई भी रिज़ल्ट लेने के लिए उसका जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्स जो मिला है उनको, उसका अकाउंटेबल, उसको आंसरेबल होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी ना किसी को मेन, चाहे वो लीडर हो या कौन लीड कर रहा है, तो कौन जिम्मेवार है उस चीज़ का, उससे समझते हैं। तो अकाउंटेबल को अगर हम सिंपल में कहें, ऑब्लिगेटेड टू एक्सप्लेन कि कौन जो पर्सन है वो आंसरेबल होगा, कौन एक्सप्लेन करेगा, जस्टिफाई करेगा जो भी कोई रिज़ल्ट आया है उनके एक्शन से, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनको दी गई थी, उन्होंने जिस तरह से उसको परफॉर्म किया है, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो आंसर करेगा उसको, उस पर्सन को जिनसे उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। से कह सकते हैं कि जो अकाउंटेबिलिटी है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में फ़्लो करती है। मतलब जब भी कोई एक पर्सन हमको डेलीगेट करता है कोई जॉब या अथॉरिटी, कोई एक हायर अथॉरिटी का पर्सन जिसके पास ज़्यादा पावर है, वो हमको कोई जॉब दे रहा है कि आपको ये मेरे बिहाफ पर ये काम करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, तो उस केस में हम अकाउंटेबल हो जाते हैं। अकाउंटेबल मतलब अगर हम उस काम को अच्छे से कर रहे हैं, जिस तरह से भी कर रहे हैं, तो चाहे वो ठीक तरह से हो रहा है या गलत तरीके से हो रहा है, तो उसके जो एक्शंस होंगे, जो उसके हमको रिज़ल्ट मिलेंगे, उस बेसिस पे जो हमको आगे जवाब देना है, तो हम उनको आंसरेबल होंगे जिन्होंने हमको वो काम सौंपा था। तो इस तरह से ये अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी जो है वो जुड़ जाती हैं जब भी कोई हमको जॉब डेलीगेट की जाती है। ये इसलिए इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से। अगर हम पब्लिक ऑफिशियल्स की बात करें या सिविल सर्वेंट्स की बात करें, RA 9155 मतलब RA एक्ट है एक 9155 के अंडर, जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नेंस है, बेसिक एजुकेशन एक्ट ऑफ 2001, वो एम्फेसाइज करती है इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड स्पेसिफिकली प्रोवाइड फॉर स्कूल परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी। मतलब इस एक्ट के तहत इन्होंने ये कहा गया है कि जो इम्पोर्टेंस है वो अकाउंटेबिलिटी को दी जाएगी और स्कूल परफॉर्मेंस को भी अकाउंटेबल ठहराया जाएगा, जो भी वो परफॉर्म कर रहे हैं स्कूल लेवल पे, ऑफिशियल लेवल पे, व्हाटएवर। देन मूविंग, अब इसमें मैंने कुछ डेफिनेशन ऐड किया अकाउंटेबिलिटी की। सबसे पहली है वेबस्टर डिक्शनरी डिफ़ाइन करता है अकाउंटेबिलिटी को एंड ऑब्लिगेशन और विलिंगनेस। ऑब्लिगेशन जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक ऐसी स्टेट जहाँ पर आप बाउंड हो जाते हो किसी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, या कहो आपकी विलिंगनेस कि आपने किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट किया है खुद के एक्शंस के लिए कि आप किस तरह से उस चीज़ को परफॉर्म करोगे। देन हेनरी इवांस डिफ़ाइन करते हैं इसको
इट एज क्लियर कमिटमेंट दैट इन द आइज ऑफ अदर्स हैव बीन केप्ट, मतलब एक ऐसी कमिटमेंट जो आपने किसी और पर्सन को कमिट कर दिया गया है, कहा है कि मैं ये काम करूँगा, और उस पर्सन ने आपको उसी से या उसी वे से एक्सेप्ट कर लिया गया कि वो आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि आप उस चीज़ को अच्छे से निभाएंगे। इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अकाउंटेबल को किस तरह से समझा जा सकता है इजी वे में थ्रू एग्जांपल। जैसे कि अगर हम क्लासरूम की बात करें, सीआरस बनाए जाते हैं या मॉनिटर्स बनाए जाते हैं जो कि अकाउंटेबल होते हैं अपने टीचर्स को कि वो कौन सी ड्यूटी को कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे उनको कोई ड्यूटी दे दी गई है कि आपने क्लास में अपने बच्चों की प्रेजेंट लगानी है या सबको चुपचाप बिठाना है, कुछ भी, तो उस केस में जो है आंसरेबल कौन होगा, मॉनिटर या सीआर होगा। वो जाकर टीचर, एक मीडियम बन जाते हैं स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में। जो मॉनिटर है वो सारी इन्फॉर्मेशन टीचर को पहुंचाता है, तो उस केस में जो सीआर है या मॉनिटर है वो अकाउंटेबल है। एज अ सिटीज़न अगर हम देखें, वी आर अकाउंटेबल किसको है, गवर्नमेंट को, क्योंकि हम कुछ या पुलिस ऑफिसर्स को कह लो, जिस तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं कुछ भी। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है जो चीज़ हम अ, निभा रहे हैं या परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, लागू कर रहे हैं। कुछ भी स्पेसिफिक रूल्स हैं रिगार्डिंग लिविंग इन सोसाइटी में, किस तरह से रहना है, कैसे हमारे बिहेवियर एक्सेप्टेड हैं, किस तरह से बोलना है, उठना है, सब कुछ ट्रैफिक रूल्स को हम फॉलो करते हैं। और अगर नहीं करते हैं तो उसका हमको कॉन्सिक्वेंस, उसका रिजल्ट मिलता है, जैसे हमारे चालान हो जाते हैं। तो हम उस टाइम पे अकाउंटेबल होते हैं पुलिस को। टीचर्स के केस में कहीं टीचर्स जो हैं अकाउंटेबल है अपने हेड मास्टर्स को फॉर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़। तो आप इसको इस पिक्चर के थ्रू भी समझ सकते हैं इजीली। जो अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अकाउंटेबिलिटी है, ये तीनों एक साथ चलते हैं और ये इंटर रिलेटेड होते हैं इस तरह से। और आपने यहाँ पर ये भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो अकाउंटेबिलिटी है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में फ़्लो करती है। मतलब आप हमेशा आंसरेबल होते हो अपनी हायर अथॉरिटी के पर्सन को, जिनके पास ज़्यादा पावर होती है, जिनसे आपने काम को लिया होता है कि आप वो काम को परफॉर्म करोगे। अपने से ऊपर वाले जो पर्सन होंगे, अथॉरिटी होगी जिनके पास, उनको आंसरेबल होंगे आप। अब यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी को हमने कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के साथ लिंक किया है। अब कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है क्या? इसको हम देख सकते हैं एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर ट्रैक किया जाता है या डॉक्यूमेंटिंग की जाती है आपके स्किल्स, नॉलेज और एक्सपीरियंस को, जो भी आप फॉर्मली या इनफॉर्मली गेन कर रहे हो, सीख रहे हो, बियॉन्ड योर इनिशियल ट्रेनिंग कहो या कहीं भी जब आप कुछ भी एक्वायर करते हो, ऐसी स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस जो कि आपको डेवलप कर रही है, आपके डेवलपमेंटल जो स्किल्स है इम्प्रूव कर रही है। तो जब आप उसकी प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ट्रैकिंग, पूरी डॉक्यूमेंटेशन एक रेडी की जा रही है, तो उसको हम कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। लेकिन ये प्रोफेशनल किस वे से है? जब इसका जो रिकॉर्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है, जो भी आप सीख रहे हो, जब उसको एक प्रोफेशनल जगह पर जाके अप्लाई कर रहे हो, लेट्स से कि अगर आप टीचर हो, ठीक है, टीचर की आपने कुछ स्किल्स सीखी हैं या आपने कोई कोर्स किया है, तो उस केस में जब आप उसको टीचिंग प्रैक्टिस में जाके इम्प्लीमेंट कर रहे हो, वहाँ पे अपने स्किल्स को, पेडागोजिकल स्किल्स अपने अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पर अ, आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन भी रेडी होगा कि आपका पूरा क्वालिफ़िकेशन देखा जाता है कि आपने क्या क्या किया हुआ है। किसी भी एडमिशन जब आप लेते हो अपनी इंस्टीट्यूट में कहो, तो वहाँ पे आपका पूरा पोर्टफोलियो रेडी होता है, फिज़िकल फ़ोल्डर कहो या पोर्टफोलियो होता है जिसमें आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो इसको हम डेवलपमेंट एज़ प्रोफेशनल, जो कि जब हम प्रोफेशनल फील्ड में जब उसको यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ कॉन्टीन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है। और एक प्रोसेस बन जाता है जहाँ पर हम रेगुलर बेसिस पे, मतलब जब आप पर्टिकुलर किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में काम करने लग जाते हो, तो आप एक डॉक्यूमेंटेशन आपकी होने लग जाती है जिससे आपका रिफ्लेक्ट किया जाता है कि आपने कितना कुछ सीखा है, कितना एक्सपीरियंस किया है अपने जॉब फील्ड में, कितनी डेवलपमेंट आपकी हुई है। सोचते हैं कि CPD, इसको हमने शॉर्ट में कह सकते हैं, CPD मतलब कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है प्रोफेशनल टीचर्स के लिए। अब हम टीचर्स के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो टीचर्स के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, ओवरऑल भी आप इसको काउंट कर सकते हैं कि क्यों ज़रूरी है किसी भी प्रोफेशनल वे में, प्रोफेशनल फील्ड में। सबसे पहला है कॉन्शियस एंड प्रोएक्टिव। कॉन्शियस मतलब ये आपको जागरूक, एक तरह से जागरूक कहो या आप कॉन्शियस हो जाते हो, आपको पता होता है कि आपने कौन कौन सी स्किल्स को अचीव किया है अभी तक।
और आप उसके लिए रिएक्टिव हो जाते हो रादर देन पैसिव। मतलब आपको पता चल जाता है कि अच्छा आपके पास ये स्किल है और आप कहाँ पर जाके उसको किस फील्ड में अप्लाई कर सकते हो। आपने ये वाली स्किल को अचीव किया है तो मैं इस स्किल में अच्छा हूँ, मुझे इसके लिए जॉब ढूंढनी चाहिए या नहीं ढूंढनी चाहिए। तो इस केस में वो आपको अवेयर कर देता है जब आपको प्रॉपरली आपने डॉक्यूमेंटेशन की होती है और आपने कितना स्कोर किया है वो भी आपको पता होता है। जब भी अगर आपने कुछ सीखा है आपके पास उसका रिकॉर्ड होगा, तो उस बेसिस पे आप क्या हो जाते हैं, कॉन्शियस और प्रोएक्टिव। मतलब उसके लिए आप एक्टिवली कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेते हो। होलिस्टिक कमिटमेंट जो है ये करता है प्रोफेशनल टूवर्ड्स द एनहांसमेंट ऑफ पर्सनल स्किल्स आपके इंप्रूव हो रहे हैं थ्रू आउट योर करियर, जो भी आपने करियर ऑप्ट किया है। देन कम्स कंबाइंस मेथडोलॉजीज़। अब कोई भी आप स्किल जब जब भी कोई भी आप स्किल को गेन कर रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, तो इसमें कई सारे मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं। ये नहीं है कि आप एक ही मेथड से कोई भी स्किल सीखते हो। जैसे कि हम कह सकते हैं ट्रेनिंग वर्कशॉप्स कई बार आप अटेंड करते हो या कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करनी पड़ती है, स्पेशली इन कंटेक्स्ट टू द टीचर्स फील्ड। और इवेंट्स होते हैं, ई लर्निंग प्रोग्राम्स आर देयर, बेस्ट प्रैक्टिस टेक्निक्स होते हैं, आइडियाज़ शेयरिंग होती है, जो कि फोकस की जाती है कि इंडिविजुअल के जो स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव किया जा सके और इफ़ेक्टिव बनाया जा सके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्लान्ड कॉन्टिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इसका मतलब है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि प्लानिंग तो होती है, प्लान्ड होता है, और ये कॉन्टिन्यूस होता है, चलता रहता है और लाइफ लॉन्ग है। किस तरह से? क्योंकि टीचर्स में अगर हम बात करें, जब एक ऐसी क्वालिटीज़ आप ले लेते हो, इम्प्रूव करते हो अपनी नॉलेज को, स्किल्स को, प्रैक्टिस को कहो, जहाँ पे आप जब उसको प्रैक्टिस करते हो जिस फील्ड में, अब जब आप डेली बेसिस पे उस चीज़ को परफॉर्म कर रहे हो अपनी नॉलेज के साथ, स्किल्स के साथ, तो वो आपको एम्पावर करता रहता है, आप उसमें एफिशिएंट होते रहते हो। एक तरह से आपका एक्सपीरियंस भी आपको काउंट करवाता है कि आपको कितने सालों का एक्सपीरियंस हो चुका है इस पर्टिकुलर फील्ड में, और आप इससे और ज़्यादा लर्न करते हो और अप्लाई करते रहते हो उस चीज़ को। इज़ एन एविडेंस ऑफ कॉम्पिटेंस। एविडेंस से मतलब है एक तरह का प्रूफ, और कॉम्पिटेंस मतलब कॉम्पिटेंस लेवल होता है हमारा, कितने हम कंपटीशन, जैसे हम कह सकते हैं कि कितने औरों से जब हम कंपेयर करते हैं तो कितने ज़्यादा हम उनसे, ये कह लो, स्किलफुल हैं। ठीक है, जब आप इंटरव्यूज़ देने जाते हो, या एक तरह से पहले तो हम देखते हैं कि ये प्रूफ है जो आपको पता चलता है कि हम कितने कॉम्पिटेंट हैं किसी फील्ड के लिए, जो कि आपको अपने और कलीग से अलग बनाता है, या उनसे और ज़्यादा आप कह सकते हैं कि स्किलफुल बनाता है, जो कि आपको बताता है कि आपने अपने जो भी कलीग्स हैं या अपने फ्रेंड सर्कल हैं, आप कितने ज़्यादा स्किलफुल हो उनसे ज़्यादा। तो ये आपको अप टू डेट रखता है, हम ऐसे कह सकते हैं। अनदर इज़ गिव्स अपॉर्चुनिटी। अब ये आपको किस तरह से अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म कहो या एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप कॉन्टीन्यूस, मैंने कहा क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस आपको डेवलप कर रहा है। आप जब आप उसको अप्लाई कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, तो नवी नवी चीज़ों को आप फेस करते हो, लर्न करते हो, न्यू टेक्निक्स आ गई हैं, स्ट्रैटेजीज़ आ गई हैं, जो आपको इनेबल कर रहा है कि अपने कलीग्स के साथ उस चीज़ को एडजस्ट कर पाओ या स्ट्रैटेजीज़ को मेंटेन कर पाओ। जैसे कि हम बोल सकते हैं, अब हम कोविड के सिनेरियो को हम फेस कर रहे हैं, तो उस टाइम पे टीचर्स के लिए हुआ कि आईटी फील्ड में सब नहीं प्रोफिशेंट एफिशिएंट नहीं थे, तो उस केस में कॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी था। तो ट्रेनिंग टीचर्स की दी गई कि उनको भी आईटी फील्ड, तभी ऑनलाइन क्लासेस, एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा बरकरार रह पाया। इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। चांस टू रीइंफोर्स। रीइंफोर्स का मतलब है कि किसी चीज़ को टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना। सीपीडी जो है टीचर्स को एक ऐसा चांस देता है कि वो अपनी स्किल्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकें, एज वेल एज़ लर्निंग न्यू वंस, और पुरानी स्किल्स के साथ साथ वो अपनी नवी स्किल्स को भी और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं ड्यूरिंग द टीचर ट्रेनिंग। जैसे जैसे आप स्किलफुल होंगे तो आपकी इंक्रीज़ होंगी पर्सनल ट्रेट्स, तो अनदर इज़ इंक्रीज़ पर्सनल ट्रेट्स। आपको ज़्यादा स्किल्स आएंगी, जब आप उसको डेली बेसिस पे अप्लाई करेंगे तो आप उस चीज़ में एफिशिएंट होंगे। तो पर्सनल ट्रेट्स जो हैं इंक्रीज़, टीचर को क्या होगा उससे, जब उसको पता है कि वो उसमें एफिशिएंट है, तो मोटिवेशन होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और कमिटमेंट होगा टू टीचिंग। उसको पता होगा कि मुझे इसमें मैं एक्सपर्ट बन गया हूँ, तो मुझे इसी फील्ड को कमिट रहना है, इससे कमिटेड रहना है। एंड लर्निंग न्यू स्किल्स को, जो भी आप न्यू स्किल्स को सीख रहे हो, अप्लाई कर रहे हो उसको क्लासरूम में, वो आपको लीड करता है कि एक स्टिमुलेटिंग और इफेक्टिव टीचिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है।
ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन विद अदर स्कूल्स। अब क्या है, टीचर्स जो हैं उनको अपनी फील्ड के साथ साथ अपने जिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे हैं स्कूल में, तो और स्कूल से भी इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो टीचर्स क्या करते हैं, अलग अलग जब कलीग से मिल रहे हैं, अलग स्कूल्स में जा रहे हैं, तो वो क्या अलग अलग मेथड्स बताते हैं कि हमारे स्कूल में इस तरह की हम शेयर करते हैं अपने नॉलेज, इस वे ऑफ टीचिंग क्या है। अगर आप कंपैरेटिवली बात करें गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स की, यही डिफरेंस क्रिएट होता है कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है आजकल के टाइम में, उनको पहले से प्राइवेट में अगर आप नोटिस करो तो वो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इंट्रोड्यूस किया हुआ उन्होंने, प्रोजेक्ट वगैरह हैं या पीपीटीज़ के थ्रू पढ़ाया जाता है बच्चों को, इंटरैक्टिव सेशंस हैं। बट अब जाकर गवर्नमेंट स्कूल में ये कोविड करके थोड़ा सा बच्चे ज़्यादा अवेयर या टीचर्स भी अब थोड़ा इंटरैक्टिव वे में बनाने लगे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये कम्युनिकेशन अलग अलग स्कूल्स में जाके जो है इम्प्रूव करता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इस तरह से इम्प्रूव होती है बाय शेयरिंग नॉलेज। हमको पता चलता है कि दूसरे स्कूल में किस तरह की टेक्निक्स या स्ट्रैटेजीज़ फॉलो की जा रही हैं। इज़ एक्सचेंज ऑफ नॉलेज। अब ये हमको वही पॉइंट है कि हम एनकरेज होते हैं कि जब हमको ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में पता होता है, इन डेप्थ नॉलेज होगी, स्किल्स होगी, तो हम आगे जाकर उसको शेयर करेंगे। जैसे अब कहें कि कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो एजड हैं या उनको नहीं इतने एक्सपीरियंस थे इस चीज़ को लेकर कि आईटी फील्ड में किस तरह से यूज़ करना, अप टू डेट नहीं थे, तो जिनको ऑलरेडी नॉलेज है, मेंटोर्स वगैरह, तो वो एज अ मेंटोर काम कर सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं अपनी लेटेस्ट टीचिंग स्टाइल्स और मोड्स के थ्रू उनको बताकर। इस तरह से एक्सचेंज ऑफ नॉलेज हो रहा है, इंकरेजमेंट आ रही है उनमें। देन गेट बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़। जो ज़्यादा स्किलफुल पर्सन होता है ऑब्वियसली उसको ज़्यादा चांस दिए जाते हैं, उसकी प्रमोशन जो है वो ईज़िली उसको हेल्प करती है प्रमोशन में, और बेटर करियर ऑप्शन उसके लिए ज़्यादा होंगे एज़ इन कंपैरिजन विद दी अदर जिसके पास कम स्किल्स हैं। ठीक है, सो यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, और आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, इम्प्रूव करते हो अपने प्रोफेशनल स्किल्स सीपीडी के थ्रू। अब सीपीडी कोर्सेज़ जो है देखा गया वो फ्लेक्सिबल है, वो रिजिड नहीं है कि आपको एक ही चीज़ को फॉलो करते हुए उस चीज़ को परफॉर्म करते रहना है, या एक ही स्किल के ऊपर बेस नहीं है। इसमें आप अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेज़ भी अगर हम देखें जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, जैसे ट्रेनिंग एंड असेसमेंट कहो, वर्क हेल्थ एंड सेफ्टी, टूरिज़्म, ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी, अगर आप ये सर्च करो तो कुछ पेड और फ्री भी हैं ऐसे कोर्सेज जो आप अवेल कर सकते हो और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। तो आपके पास हम कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लर्निंग है, अपने घर से भी आप सीख सकते हो। ऑनलाइन मटेरियल्स आजकल इतना अवेलेबल है कि अपनी टीचिंग स्किल्स को एज वेल एज़ अदर स्किल आप अपने इम्प्रूव कर सकते हो। प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्ट 2016 के अंडर कहा गया, जो रिपब्लिक एक्ट नंबर 10912 के तहत आता है, और इसको हम या फिर किस नाम से जानते हैं, कॉन्टीन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्ट 2016, जिसमें ये कहा गया है कि ये सीपीडी जो है मैंडेटरी एक रिक्वायरमेंट है, ताकि जिसके अंदर आप रिन्यू कर सकते हैं अपने प्रोफेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड। मतलब जब आप एक प्रोफेशनल फील्ड को ज्वाइन करते हैं तो आपका एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनाया जाता है, जिसमें कि आप पर्टिकुलर अपने जिसको रिन्यू करवा सकते हैं टाइम टू टाइम। और ये एक ऐसा असेंशियल एलिमेंट है जो इंश्योर करता है आपके हायर स्टैंडर्ड्स को। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इन प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंडर आप इस चीज़ को जो है एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो आपके हाई स्टैंडर्ड्स को बताता है और डेमोन्स्ट्रेट करता है कि प्रोफेशनल्स आर कंटिन्यूइंग टू डेवलप देयर नॉलेज और कॉम्पिटेंस, की किस लेवल पे वो अपने कॉम्पिटेंस लेवल को इम्प्रूव कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं। और जो सीपीडी एक्ट टुक इफ़ेक्ट, ये आया था अगस्त 16, 2016 के अंडर। और अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, जो हमारी 2020 की एजुकेशनल पॉलिसी है, उसमें भी एम्फेसाइज़ दिया गया है सीपीडी को कि इम्प्रूव की जाए टीचर्स की स्किल्स को, और इम्प्रूवमेंट के लिए टीचर्स लर्निंग का जो कहा गया है कि इनोवेशन या एडवांसमेंट की जाए उनके प्रोफेशन में थ्रू मल्टीपल मोड्स, जिसमें कि मल्टीपल मोड्स में आ सकता है जैसे लोकल, रीजनल, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज़ किया जाए, कंडक्ट किया जाए, एज वेल एज़ ऑनलाइन टीचर डेवलपमेंट मॉड्यूल्स भी कंडक्ट करवाए जाएँ। इसके साथ साथ हर एक टीचर को ये एक्सपेक्टेशंस रखी गई, उनसे एक्सपेक्टेड है कि वो पार्टिसिपेट करें एटलीस्ट 50 आवर्स ऑफ सीपीडी में, जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ हर साल दी जाती हैं ऑन देयर ओन प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अपनी ही फील्ड में उनको, मतलब कोई भी पर्टिकुलर फील्ड जो भी आपने चूज़ किया उसमें, स्पेशली यहाँ पर अभी टीचर्स की बात हो रही है, तो एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर ये इतने लिमिटेड जो है टाइम पीरियड उनको करना ही है।
जिसमें वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कवर करे लेटेस्ट पेडागोजिकल रिगार्डिंग फाउंडेशनल लिटरेसी हो, न्यूमरेसी, फॉर्मेटिव अडेप्टिव असेसमेंट हो जिसमें लर्निंग आउटकम्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग हो, रिलेटेड पेडागोजी हो जो भी टीचर ने पढ़ाना है। पेडागोजिकल स्किल्स वो होते हैं जो कि टीचिंग वे किस तरह से पढ़ाएगा एक टीचर। आर्ट इंटीग्रेटेड होना चाहिए, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड, स्टोरी टेलिंग बेस्ड अप्रोच, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सब जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कंसीडर किया गया। अब इसका कंक्लूजन समझ लेते हैं कि जो टीचर्स है उनको हम सेंटर्स बोल सकते हैं, सेंटर या फाउंडेशन कह लो किसी भी चेंज का या इनोवेशन लाने का सोसाइटी में थ्रू देयर टीचिंग परफॉर्मेंस। या इन्वेस्ट जो हम कर रहे हैं एक टीचर एजुकेशन में बहुत ज़रूरी है कि एक टीचर में इन्वेस्ट करना। क्यों? क्योंकि वही जो है एक सोसाइटी, एक अच्छी जो नेशन बिल्डर्स हैं, हमारे जो सिटीजन्स हैं वो बिल्ड कर रही हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि टीचर्स को उनकी ग्रोथ की जाए स्कूल्स में। टीचर्स या स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेगा उनकी ग्रोथ में। इसकी हम ये भी इंश्योर करता है कि देखा जाए इसकी सस्टेनेबिलिटी वो तभी पॉसिबल हो पाएगी अगर जो है इफ़ेक्टिव प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स टीचर्स को दी जाएगी। और इसके साथ साथ कई सारी स्किल्स नॉलेज जो है वो ऑलरेडी इसमें आ जाती हैं जो कि हेल्प करता है एक टू मेक अ टीचर बेटर इन हिज और हर फील्ड। और इसमें देखते हैं कि जो कॉम्पिटेंसी है उनका लेवल वो बढ़ जाता है टीचर का, कि वो अपनी एक्सपेक्टेशन जो है अपने बच्चों से, स्टूडेंट से या एम्प्लॉय से, वो भी उसको मीटअप कर पाएँ, मैच कर पाएँ। दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक। और अगर आपको ये पसंद आई हो मेरी एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब टू माई चैनल। और प्लीज़ अगर कोई भी आपकी सजेशन हो तो आप अपने मेरे कमेंट सेक्शन में उसको डाल सकते हैं। और मैंने इसका जो है PDF भी शेयर कर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।